अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर का कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। हमेशा याद रखना है कि आप लोगों के पास किसी भी सिस्टम को अगर वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा और उस इक्विलिब्रियम को फिर बरकरार रखने के लिए चंद कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन डिस्टर्ब होगी तो आप लोगों के पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्लोज कंटेनर है। कंटेनर ये हमेशा याद रखना है, केमिस्ट्री में हम लोग कंटेनर वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन के लिए जो भी आप लोग डिवाइस जो भी कंटेनर इस्तेमाल करोगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्लोज्ड हो, मीन थर्मोस्टेट हो, क्या हो। और आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ऐसे कहते हैं जिसमें ना तो बाहर से कोई हीट अंदर की तरफ आती है और ना अंदर से कोई हीट बाहर की तरफ जाती है। इसी तरह जो स्पीशी उसके अंदर मौजूद होते हैं वो भी लास नहीं होते। फॉर एग्जांपल अब एक प्रोडक्ट जो है वो गैशियस फॉर्म में बन रहा है, तो अगर कंटेनर क्लोज है तो ये बाहर की तरफ एवापोरेट नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है जिसको R1 हमने कहा था वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन R2 के। अब अगर कंटेनर ओपन होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाहर की तरफ चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ये रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये ज़रूरी है कि आप लोगों के पास कंटेनर क्लोज होना चाहिए। जिस डिवाइस में जिस चीज़ में आप लोग रिएक्शन कर रहे हो उससे कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर की तरफ लॉस ना हो। दूसरी जो सबसे अहम आप लोगों के पास कंडीशन है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वो होती है कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसकी कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास A प्लस बी कंबाइन हो रहे हैं और C प्लस डी आपको दे रहे हैं। तो शुरू में तो आप लोगों के पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आप लोगों के पास एक टाइम आएगा 50% आपके रिएक्टेंट होंगे, 50% आपके प्रोडक्ट होंगे और आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया तो लाजमी बात है आपका रिएक्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल नहीं रहेगा। एक ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा भी है, जब आप लोगों के पास शुरू में प्रोडक्ट कम होते हैं तो उसका रेट कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। और रिएक्टेंट का जब ज़्यादा होता है तो उसका रेट हाई है, आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो मीन शुरू में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी इसलिए उसका रेट ज़्यादा था, और प्रोडक्ट कम थी उसकी स्पीड कम थी। जूं जूं रिएक्टेंट कम होता गया उसका रेट कम होता गया और प्रोडक्ट ज़्यादा होता गया तो उसका रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपकी इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो दूसरी अहम कंडीशन ये है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कि आप लोगों के पास कंसंट्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर के लिए, कि आप लोगों के पास किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए और उसको कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेम्परेचर का क्या असर होता है। देखिए हमेशा याद रखना है कि रिएक्शन जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मीन जब भी रिएक्शन होता है, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं कोलिजन। क्या कहते हैं जी, कोलिजन। सही है, कोलिजन ऐसे कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, टकराएं, ये ज़रूरी है। अब इससे पहले एक बात यह है कि कोलिजन के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की। किसकी, एनर्जी के बगैर कोलिजन नहीं होती। पहली बात यह कोलिजन ज़रूरी है और कोलिजन के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी। अब लाजमी नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। कोलिजन के बाद एक चीज़ आप लोग पढ़ते हो उसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। वो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब कोलिजन हो और अगर कोलिजन वाले एटम या स्पीशी के पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो तो ये क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो पहली बात ये एनर्जी कोलिजन के लिए ज़रूरी हो और फिर इतनी एनर्जी भी ज़रूरी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो। तो लाजमी बात है टेम्परेचर क्या है, जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, वो कोलाइड करेंगे और उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के भी इक्वल होगी क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो।
तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा मालिक्यूल जो है वो क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए टेम्परेचर भी आप लोगों ने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। इसी तरह चौथी कंडीशन जो आप लोगों के पास है वो है कांस्टेंट प्रेशर। हमेशा याद रखना है कि प्रेशर जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सॉलिड और लिक्विड जो है ये कंप्रेस नहीं होते, इस पर जितना भी प्रेशर हम लोग लगाएंगे ये कंप्रेस नहीं होंगे, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट जो है वो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर इतना नहीं होता। लेकिन गैसेस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि गैसेस कंप्रेस होती हैं। तो देखें, जब आप लोग किसी भी स्पीशी का प्रेशर जो है वो क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो ये दो हैं, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, प्रेशर एंड साथ में वॉल्यूम भी लिख देता हूँ। तो अब जब आप लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक कंटेनर इतना था और प्रेशर के इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम इधर तक था, फिर वॉल्यूम इधर तक आ गया। तो अब आप खुद देखें, ये वॉल्यूम कम है और ये वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होगी यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कम है तो इधर रेट ऑफ कोलिजन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा। यानी यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कोलाइड होने के मॉलिक्यूल के, और यहाँ पर चांसेस क्या हैं, कम है कोलाइड होने के। तो इसीलिए जब आप लोग प्रेशर कम करोगे तो कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे, किस में, प्रोडक्ट में। आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए गैसेस वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए आप लोगों ने वॉल्यूम हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और इसके अलावा जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट क्योंकि आपको पता है स्पीड अप करती है, तो इसलिए कैटालिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास A+B जो है ये C+D में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि आप लोग रिएक्टेंट लोगे और फ़ौरन प्रोडक्ट बन जाएगा, इस पर टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसको चाहिए थे 10 मिनट। कितना टाइम चाहिए था जी, 10 मिनट। सही हो गया जी। लेकिन अगर आपने कैटालिस्ट इस्तेमाल किया तो इक्विलिब्रियम आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, लेकिन ये विद इन सेकंड्स में आपके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, क्योंकि ये सिर्फ रेट इंक्रीज करता है, मीन स्पीड। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं करता। ये बात अपने जहन में रखनी है कि कैटालिस्ट जो है वो स्पीड इंक्रीज करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज नहीं करता। इसीलिए कैटालिस्ट के ऐड करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन हमने बताई हैं ये अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा। तो आप लोगों के पास एक साइंटिस्ट था, लिचेटलियर उसका नाम था, उसने एक हाइपोथेसिस पेश किया था जिसको हम लोग कहते हैं लिचेटलियर प्रिंसिपल। लिचेटलियर ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपने उसकी कोई भी कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब कर दी, तो आपका सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। किस तरह, फॉर एग्जांपल आप लोग एक जगह में जाते हो, घर जाते हो, आपने कोई गलत काम किया, आपका वालिद गुस्सा है, आपको जब पता चलता है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार या तो मैं छुप जाता हूँ, शाम को आ जाऊँगा, बाद में आ जाऊँगा, ताकि इनका गुस्सा जो है वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो ये कौन सी कंडीशन आपने अपनाई, ये वो कंडीशन है कि ये इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, उनसे जो सज़ा है वो बाद में गुस्सा कम हो या कम मिले या ना मिले। तो इसी तरह जब आप लोग कंडीशन को डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा कि ये क्या हो जाए, इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है N2+3H2, ये कंबाइन होकर आप लोगों को दे रहा है 2NH3। आपने क्या किया जी, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर दी, ये ब्रैकेट्स जो होती हैं ये कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, आपने उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो अब ये सिस्टम क्या करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो थोड़ी देर के बाद आपका सिस्टम जो है वो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। या दूसरे केस में आपने प्रोडक्ट जो है वो क्या कर दिया,
इंक्रीज कर दिया तो आपका रिएक्टेंट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो क्या होगा, आपका रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये दोबारा फिर 50-50% हो जाएंगे और आपका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, फिर जो है इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह जो भी आप लोग देखोगे तो आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंडीशन जब आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो ये उस डायरेक्शन में जाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और आपका सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। वो पॉइंट, वो कंडीशन जहाँ पर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो ये चंद कंडीशंस होती हैं किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन या इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन रखने के लिए। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स या मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।